फिर से एक बार हम आज कॉस्ट शीट का लेक्चर लेके आए हैं। आज हमारा कॉस्ट शीट का लास्ट लेक्चर है। ये हमारा कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 12 है। टोटल कॉस्ट शीट का 12 लेक्चर। एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ये 12 में से पहला लेक्चर में मैंने कॉस्ट शीट का थ्योरी समझाया है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया था, क्वेश्चन बना के सॉल्व किया था। 3 में भी वैसे क्वेश्चन बना के दूसरे बुक्स में से बना के सॉल्व किया था। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो अपने टेक्स्ट बुक के हैं। अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। बच्चे 3-4 क्वेश्चन हम जब भी क्लास ओपन करेंगे तब कवर करेंगे। हमने भी कॉस्ट शीट के नॉर्मल कॉस्ट शीट, डिवाइडेड कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट सब टाइप्स कवर करके लिए एग्जाम के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। अब इतना भी अच्छे से करके जाओगे हमारा कॉस्ट शीट कवर हो जाएगा। एक याद रखना, आपके कॉस्टिंग में टोटल 5 सब्जेक्ट टॉपिक्स है, उसमें से सबसे लेंथी टॉपिक ये है। बाकी सभी चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स, एक लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन हो जाता है। फॉर्मूला बेस है, कॉस्ट शीट फॉर्मेट बेस है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको। फिर से आज एक बार एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस्ट शीट रिपीट करता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस सेल ऑफ स्क्रैप, WIP ऐड, WIP लेस वर्क कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस उसमें ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस फिनिश गुड्स का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग एक्सपेंस ऐड, टोटल कॉस्ट, फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स। ठीक है, चलो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आराम से समझ के लेते हैं। जब भी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने को बोलते हैं मतलब इस साल के इंफॉर्मेशन पे से आने वाले साल के लिए हमको कॉस्ट शीट बनाना है। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज बोला रहेगा उसके बेस पे। अभी क्वेश्चन में क्या बोला रहेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने टेक्स्ट बुक का। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 दिया हुआ है। यूनिट सोल्ड 800 बोला है, 1,60,000। फिर डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट वेजेस दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड बोला रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्टिव एक्सपेंस बोला है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला, सब फैक्ट्री एक्सपेंस होता है। ये जीपी ढूंढ के दिया। ऑफिस सैलरी है, रेंट है, सेलिंग एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस, सब ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस ही है। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दिया। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर मार्च 2007। ये मार्च 2006 ईयर के लिए, ये मार्च 2007 एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट नेक्स्ट ईयर की। आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1000 यूनिट्स। प्राइस, मटेरियल प्राइस विल राइज बाय 25%, वेजेस प्राइस विल राइज बाय 12%। पॉइंट नंबर 4 बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बाद में समझाऊंगा वर्किंग नोट से। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज, लास्ट लेक्चर में बोला था। अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनचेंज, लास्ट लेक्चर में भी सिमिलर ही टाइप था। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2006 भी और 2007 भी। 2006 का पहले बना के लेंगे क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन है, फिर हम 2007 के लिए जाएंगे। सब लोग रेडी है? बोलो यूनिट सोल्ड कितना है? 800 यूनिट, मतलब बनाया भी कितना? 800। क्योंकि आपको ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे भी दिया नहीं। पहले मैं 2006 का लिख के लेता हूँ, फिर हम 2007 का समझ के लेंगे। देखो ध्यान से, घाई नहीं करना। पहला चीज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में बोलो डायरेक्ट क्या? मटेरियल। रेडी है सर? बोलो डायरेक्ट मटेरियल 32,000। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 48,000। और फिर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं। ये हो गया 80,000। क्या मिला सर? ये मिला प्राइम, बोलो प्राइम कॉस्ट। इसका पर यूनिट निकालते हैं। कैसे आएगा सर? 32,000 डिवाइड बाय 800, तो ये आया 32,000 डिवाइड बाय 800, तो ये आया 40 रुपया। 48,000 डिवाइड बाय 800, तो ये आया 60 रुपया। तो ये अपने आप हो गया 100 रुपया। बराबर है? चलो वेरी गुड। सेकेंड स्टार किस चीज के लिए सर? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला खर्चा फैक्ट्री क्या? ओवरहेड्स। नहीं करना, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है 20,000। सेल ऑफ स्क्रैप नहीं, WIP नहीं,
कुछ भी नहीं। तो इसी को इसके साथ ऐड कर देंगे, ये हो गया 1 लाख। नाम दो इसको सर वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर इसको? वर्क कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। 20,000 डिवाइड बाय 800 तो 25 रुपया आएगा। तो ये 125 ही आएगा, डोंट वरी। वर्क कॉस्ट तक आ गया। फिर आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अभी ऑफिस में कौन कौन से खर्चे लिखना? ऑफिस का सैलरी, रेंट और जनरल एक्सपेंस, तीनों ऑफिस में तीनों लिख रहा हूं। ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट और तीनों जनरल एक्सपेंस। 24,000, 4,000, 8,000, बराबर है। चलो अभी इसके साथ ये सभी एक्सपेंस को क्या कर देंगे? ऐड। तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका टोटल करके आप ऐड करो तो भी चलेगा, डायरेक्ट ऐड करो तो भी चलेगा। तो 1 लाख प्लस 24 प्लस 4 प्लस 8, तो ये हो गया 1,36,000। सबका पर यूनिट निकालते हैं। 1,36,000 का पर यूनिट आ रहा है 170। 8,000 का पर यूनिट आ रहा है 10। 4,000 का पर यूनिट आ रहा है 5 और 24,000 का पर यूनिट आ रहा है, हम सबको 800 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 30। बोलो यहां तक ओके के सब लोग? अब याद करो ऐड होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है ना, तो छोड़ दो। दिस विल रिमेन सेम। बोलो इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या सोल्ड। क्या बोलते हैं इसको सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो इसका पर यूनिट निकालते हैं। दिस विल रिमेन सेम ना, क्योंकि दोनों सेम है, प्रोडक्शन और सेल सेम है। अभी इसमें एक फाइनल एक्सपेंस क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ना, सेलिंग एक्सपेंस 8,000 वो इसमें जोड़ दो, तो इसमें 8 जोड़ देते हैं। 1,36 प्लस 8 तो 1,44,000 है। इसका पर यूनिट निकालते। इसका पर यूनिट 10 आएगा, इसका 180 आएगा। यस, ये क्या मिला सर? टोटल कॉस्ट। ये क्या मिला सर? टोटल कॉस्ट। ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन सेल्स तो मिल सकता है। क्या सेल्स है ना अवेलेबल? 1,60,000। तो सेल्स 1,60,000, 160 माइनस 144, 16,000। तो ये आएगा 20 और ये आएगा 200। ये सब को हमने डिवाइड बाय क्या किया? 800। अभी मेरे हिसाब से इस साल का कॉस्ट शीट का कोई टेंशन ही नहीं था, एवरीथिंग वाज क्लियर। याद करो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इग्नोर किया। मैंने आपको तभी समझाया था कि कुछ चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आती। क्या क्या नहीं आती? एसेट खरीदा या बेचा, एसेट पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। कुछ भी रिसीव किया, डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट नहीं आएगा। वेरी क्लियर। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट बोला रहेगा, ये सब चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आता। वेरी क्लियर। डोनेशन दिया, इंटरेस्ट पेड किया, टैक्स भरा, वेल्थ टैक्स भरा, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आता। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो ये क्वेश्चन में अकेले ऐसे कुछ था ही नहीं, जो भी था हमने सब लिख दिया। ये हमारा कॉस्ट शीट बन गया 2006 का। ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो था वो हमने कॉपी किया। कौन सी ईयर के लिए बनाने बोला? एस्टिमेट 2007। अभी जब 2007 के लिए बनाएंगे तो इतना याद रखना कि आपको जो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से 2007 में चेंज करना है। चेंजेस दो टाइप से होंगे, वेरिएबल एंड फिक्स। मैंने सीखा है, वापस सिखा है। जो खर्चे प्रोडक्शन के साथ बढ़ते या कम होते उसको वेरिएबल, और जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ते या कम नहीं होते उसको फिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फिक्स। मेरा टीचर जब मेरे पास काम करता है, ज्यादा बैच को पढ़ाएगा, उसको ज्यादा पगार देना पड़ेगा, तो वो वेरिएबल है। स्टाफ, मेरा बैच कितना बढ़ने तो उनका पगार सेम रहेगा, तो वो किस में आएगा? फिक्स्ड। जगह का भाड़ा फिक्स्ड, ऑफिस का एक्सपेंसेस फिक्स्ड। आपको याद रखना है सभी को वेरिएबल माना जाता है ऑफिस छोड़ के। तो जब वेरिएबल खर्चे रहते हैं ना, उसमें चेंजेस पर यूनिट में होता है। ऑफिस का चेंजेस डायरेक्ट अमाउंट में होता है। 2000 बढ़ा बोला तो डायरेक्ट इसमें बढ़ेगा, ठीक है। बाकी सब पर यूनिट में चेंज करने का, ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट में चेंज करने का। वेरिएबल पर यूनिट में चेंज होता है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट में, और फिक्स डायरेक्ट अमाउंट में चेंज होता है।
वेरी क्लियर। ज्यादातर 99% क्वेश्चन में हर एक चीज के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन रहता है। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन बोलते हैं प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर मार्च 2007। तो ये देखो मार्च 2007 के लिए बना रहे हैं। आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1000 यूनिट्स। मतलब पिछले साल कितना यूनिट्स बनाया था? 800। इस साल उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आउटपुट भी 1000 और सेल भी 1000, मतलब बनाए भी 1000 बेचा भी 1000। वेरी गुड। पॉइंट 1 हो गया। मटेरियल प्राइस विल राइज बाय 25%। मटेरियल प्राइस विल राइज बाय 25%। मटेरियल प्राइस 40 रुपया, तो 40 का 25% निकाला हुआ 10 रुपया, तो 40 में 10 बढ़ा दिया, ये हो गया 50। अब ये चाहिए कि नहीं मुझे, तो 50 मल्टीप्लाई में ये 1000 करने का, 1000 तो आ गया 50,000। बोलो समझा सबको? 50,000, कोई गड़बड़ नहीं, कोई घाई नहीं। चलो ना, ये हो गया पॉइंट। पॉइंट 3 क्या बता है? वेजेस विल राइज बाय 12%। तो वेजेस का अमाउंट कितना है? 60। तो 60 इंटू 12% आया 7 रुपया 20 पैसा। तो इसमें 7 रुपया 20 पैसा ऐड किया तो 67.2 आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे सर? वेरी सिंपल, 67.2 इंटू 1000, so it will be 67,200। बराबर है? ये तो है ही नहीं। चलो ये टोटल करते, 1,17,200, ये आया 117.20। यहाँ तक कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल था। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए, उसमें घाई मत कर। क्या बोला देखो आराम से। पॉइंट नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज in proportion to the combined cost of material and wages। इसको 3-4 बार पढ़ो तब जाके वर्ड्स का मतलब समझेगा। और बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब कौन सा एक्सपेंस? फैक्ट्री एक्सपेंस। वो बढ़ेगा इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब उसी रेशियो में, इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, वो लोग बोलते हैं कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स मटेरियल एंड वेजेस जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा वर्किंग नोट बना के। इट इज सिंपल। फैक्ट्री एक्सपेंस के बारे में कर रहे हैं। 2006 2007, घाई मत करना। 2006 में आपका कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल और लेबर का 100 रुपया था। मटेरियल प्लस वेजेस मिला के 100 रुपया था। तब तुम्हारा फैक्ट्री का खर्चा पर यूनिट 25 रुपया था। यस, क्या बोल रहे देखो, पिछले साल 2006 में मटेरियल और लेबर मिला के, मटेरियल और लेबर वेजेस, मटेरियल लेबर वेजेस जो एक ही है 100 रुपया था। तब तुम्हारा खर्चा 25 रुपया था पर यूनिट। और लोग बोलते हैं इस साल आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज, बढ़ेगा इन प्रोपोर्शन, उसी प्रोपोर्शन में टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। बोला 2007 में आपका मटेरियल और वेजेस, आपका मटेरियल और क्या लिखा है सर? वेजेस। सॉरी मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है। 2006 में जब मेरा मटेरियल और वेजेस 100 रुपया था, मटेरियल और वेजेस 100 रुपया था, मटेरियल और वेजेस 100 रुपया था, तब फैक्ट्री एक्सपेंस 25 था। तो फैक्ट्री एक्सपेंस कितना था? 25। इस साल अगर मेरा मटेरियल और वेजेस 117.20 है तो मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस कितना रहेगा? और लोग बोलते सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। जिस तरह से ये बढ़ा है उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ना चाहिए। पिछले साल वापस एक बार मटेरियल और वेजेस 100 रुपया था तो खर्चा 25 हुआ। इस साल मटेरियल और वेजेस 117 है तो आपका फैक्ट्री एक्सपेंस कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करने। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आएगा उसको इससे डिवाइड। तो 117.2 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। तो आंसर इज 29.30, मतलब 29.30 या 3 लिखो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं इन द सेम प्रपोर्शन। इन द सेम प्रपोर्शन बहुत सिंपल चीज था। मटेरियल और वेजेस दोनों मिला के 100 था पिछले साल, तो ये 25 था। इस साल 117 है तो ये उसी प्रोपोर्शन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी इन प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, याद रखना, इन प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, वर्ड इन प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, इन प्रोपोर्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, याद रखना। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना? पिछले साल 100 रुपया था खर्चा,
दोनों मिला के तो फैक्ट्री एक्सपेंस 25 हुआ, इस साल इतना है तो कितना, तो 29.30। अब ये कैसे मिलेगा सर, 29.3 into 1000, तो आंसर इज 29,300। चलो यहां तक ओके। अभी इसको पहले हम इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड, तो 146.5, तो ये आएगा 146.5। ठीक है, यहां तक ओके। अभी ऑफिस एक्सपेंस, ये पॉइंट कवर हो गया। ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, बोलते सेलिंग एक्सपेंस के बारे में बोला है, बाकी बोलते अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनचेंज। मैंने आपको बोला था ऑफिस एक्सपेंस के बारे में जब कुछ नहीं बोला है तो पिछले साल का, बिकॉज ये फिक्स में आता है, जो पिछले साल का एज इट इज सेम है। ऑफिस एक्सपेंस फिक्स रहता है। अभी पगार थोड़ी बढ़ेगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसलिए, भाड़ा थोड़ी बढ़ेगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बाकी के छोटे मोटे खर्चे थोड़ी बढ़ेंगे, इट विल रिमेन सेम। मैं झाड़ू वाला का पगार थोड़ी बढ़ाऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ी बढ़ाऊंगा, तो वो सेम रहेगा, तो दिस विल रिमेन सेम। क्यों सर सेम, तो देखो मैं बता रहा हूं क्यों सेम सर, क्यों सेम, देखो बोला है ना, द अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज्ड। और मैंने क्या बोला, ऑफिस एक्सपेंस जब भी चेंज करोगे अमाउंट में चेंज करने का, और जब अनचेंज बोलेगा तो इट विल रिमेन सेम। बाकी कोई सेम बोला रहता तो पर यूनिट सेम रहता है, ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट सेम रहता है। अभी ये दोनों, तो 146.5 प्लस 24,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000, तो ये आया 1,82,500। सबका पर यूनिट निकालते तो ये तो ये चेंज हो जाएगा ना, ये पिछले 800 के हिसाब से, ये 1000 के हिसाब से, तो ये 24,000 डिवाइड बाय 1000, ये आया 24, ये आएगा 4, ये आएगा 8। अब इसका पर यूनिट निकालते हैं, 1,82,500 डिवाइड बाय 1000, सो इट इज 182.5। याद रखना 182.5। ये 800 के हिसाब से खर्चा था, ये 1000 के हिसाब से खर्चा। अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं, तो दिस विल अगेन रिमेन सेम। ठीक है, अभी सेलिंग एक्सपेंस क्या बोला, देखो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। क्लियरली बोले ना, पर यूनिट तो 10, तो इधर भी 10। सर ये पर यूनिट वर्ड नहीं होता, खाली होता सेलिंग कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज। तो आप क्या करते, मैं ये 10 को 10 लेता, 8,000 को 8,000 नहीं लेता। मैंने क्या बोला, ऑफिस का खर्चा छोड़ के बाकी सब कॉस्ट पर यूनिट पे सोचने। क्यों, सेलिंग खर्चा, ज्यादा गुड्स बेचने के लिए खर्चा ज्यादा होगा ही ना, गाड़ी भाड़ा ज्यादा लगेगा ही ना, कमीशन ज्यादा देना ही पड़ेगा। तो जब भी बोलेंगे ना ये अमाउंट में चेंज नहीं होगा, ये सब अमाउंट में चेंज होगा। सेम बोला तो अमाउंट सेम रहेगा, ये सेम बोला तो अमाउंट सेम नहीं रहेगा, यूनिट पर यूनिट सेम रहेगा। अब ये ढूंढना है तो 1000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 10,000. So the new figure will be 190 to 500. हाँ, वेरी क्लियर। अभी फिर से एक बार, ये सेलिंग एक्सपेंस वाला हो गया, अदर एक्सपेंस हो गया। आपको है ना सेलिंग प्राइस पे कुछ नहीं बोला है, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। और लास्ट लेक्चर में तुमको मैंने क्लियर किया, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में जब कुछ नहीं बोलता है, पिछले साल जो प्रोडक्ट का प्राइस था इस साल वही रहेगा। जब तक आप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते नहीं, इट विल रिमेन सेम। अब ये कैसे मिलेगा सर, 2 लाख को ये 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख आया। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 7,500। और ये कैसे मिलेगा सर, 7,500 डिवाइड बाय 1000, इट इज 7.5। सो आपस एक बार समझो, एकदम सिंपल चीज है, इसमें कुछ है ही नहीं समझने ऐसा कुछ है ही नहीं। लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट ओके सबको। अब इस साल के लिए क्या बोला देखो, पहला आउटपुट एंड सेल विल बी 1000 यूनिट्स, 1000 लिया। मटेरियल प्राइस 25% से बढ़ेगा, पिछले साल 40 था, मैंने उसका 25% निकाला, 10 रुपए आया, तो ये 50 हो गया, 50 into 1000 50,000। वेजेस 12% से बढ़ेगा, तो 60 का 12% होता है 7 रुपए 20 पैसे, तो 6720 हो गया into 1000, ये है टोटल आया। फैक्ट्री ओवरहेड में खाली क्या बोला था, मैन्युफैक्चर एक्सपेंस विल राइज इन सेम प्रोपोर्शन। आपको सेम प्रोपोर्शन बोला है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का याद है, किसका सेम प्रोपोर्शन, टू द प्रोपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो बताओ पिछले साल मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड कॉस्ट 100 रुपया था, तो जब ये दोनों मिला के 100 रुपया था, तब हमारा फैक्ट्री का खर्चा 25 रुपया होता था, तो 100 रुपए के सामने 25 हो रहा था 2006 में। 2007 में इसका कंबाइंड कॉस्ट है 117 रुपया 20 पैसा, तो इस साल का फैक्ट्री का खर्चा कितना रहना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन बोला ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। 100 के सामने 25, 117 के सामने नया कॉस्ट 29, इंक्रीज होना चाहिए, तो देखो इंक्रीज भी हुआ, बोला ना बिल इंक्रीज, देखो इंक्रीज हुआ।
तो इंक्रीज भी ये आया, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया वर्क कॉस्ट। ऑफिस एक्सपेंस रिमेन अनचेंज बोला है, अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनचेंज तो रिमेन सेम, ऐड किया ये आया, इसको सबको 1000 से डिवाइड किया तो फिगर्स चाहिए, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं है सेम। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट रिमेन अनचेंज तो 10 तो 10, ऐड किया टोटल कॉस्ट आ गया। सेलिंग प्राइस एक यूनिट कितने में बेचा था पिछले साल? 200, कुछ नहीं बोला तो इस साल भी 200 में ही बेचना पड़ेगा। कोई भी चीज का भाव बढ़ेगा तो बताना पड़ेगा ना। अभी हम लोग पिछले साल का फीस जो है हम लोग इस साल फीस वही ले रहे हैं तो फीस रिमेन सेम तो सेम। लेकिन 1000 यूनिट बेचा तो 200 के भाव से तो 2 लाख आया तो प्रॉफिट इज 7000। बोलो क्लियर के सबको? तो आज के लेक्चर में हमारा कॉस्ट शीट वाला पार्ट खत्म हो गया है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा टैक्सेशन लेक्चर के लिए रुका हूँ बिकॉज नोट्स आने दो तो सर को पढ़ाने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। टैक्स का बुक हर साल चेंज होता है, न्यू रिवीजन आता है तो रिवाइज जब तक नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने वेट किया है। अभी नेक्स्ट वीक से मैं आपका टैक्सेशन का लेक्चर भी स्टार्ट करूँगा। पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रोज के रोज ये वीडियो 2 बार देखो, जब तक लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से नहीं होता ये वीडियोस को 2 बार देखो। कॉस्ट शीट का मेजर पार्ट खत्म हो गया, आप बिलीव करो 12 लेक्चर में से 11 लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन सिखाए तो 11 कॉस्ट शीट के क्वेश्चन हमारे हो गए और वेराइटीज ऑफ कॉस्ट शीट हो गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हो गया, ब्रेकअप वाला कॉस्ट शीट हो गया है, नॉर्मल कॉस्ट शीट हो गया, पर यूनिट ढूंढने वाला कॉस्ट शीट हो गया। बस सिलेबस में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आप खाली इस पे फोकस करो। बचे हुए क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट सामने चाहिए, इसके मैंने पेंडिंग रखा है। जब स्टूडेंट सब आ जाएंगे क्लास चालू हो जाएगा, हम प्रॉबेबली ये लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। वी होप कि जुलाई के आसपास कोई भी एक डेट पे धीरे धीरे हर चीज़ ओपन होते जाए। कुछ चीज़ें आपको माइंड में सेट कर लेनी है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपना रूटीन लाइफ में हमको वापस आ जाए। क्यों? यूनिवर्सिटी आप लोगों का एग्जाम लेगी, अगर हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस करो इन सब चीज़ों पर। थैंक यू।